Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your physics teacher, Engineer Mohammad Yamin, and you are watching my YouTube channel, The Quantum Realm. Students, FSC Physics Part 1 न्यू सिलेबस लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जो कि न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जिसका टाइटल है, स्टार्ट कर रखा है हमने। आज उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे पेयर प्रोडक्शन क्या है और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में, डिफरेंट बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, उनका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, एनर्जी मैस इक्वलेंस, जिसमें आइंस्टाइन का मानना ये है कि यू कैन कन्वर्ट एनर्जी इनटू मैस और मैस इनटू एनर्जी, और हर मैस के इक्वलेंट एक एनर्जी मौजूद होती है। सो अगर आपके पास एक हाई एनर्जी फोटोन, गैमा रे फोटोन मौजूद है और उसे आप पास करते हैं किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो फोटोन कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह ये प्रोसेस होता है और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिंगल पार्टिकल क्रिएट हो। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। तो डिफाइन करते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन अकर्स व्हेन अ हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन passes nearby an atomic nucleus, it converted into electron positron pair। जब एक हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन पास करता है किसी हैवी न्यूक्लियस के फील्ड में से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में। तो यहां एक पेयर बनेगा, एक पार्टिकल और एक उसका एंटी पार्टिकल। अब अगर पॉजिट्रॉन के बारे में आपको नहीं पता तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, जिसमें मैटर और एंटी मैटर के ऊपर मैंने पॉजिट्रॉन का इंट्रोडक्शन करवाया है आपको, कि ये एक एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। तो पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल। अब एंटी पार्टिकल क्या होता है? इक्वल इन मैस, ऑपोजिट इन चार्ज एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स। सो पॉजिट्रॉन का मैस उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह बिहेव करेगा, बट इसका जो चार्ज है वो ऑपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर। सो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ले रहे हैं, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज एग्जैक्टली इतना ही होगा, बट पॉजिटिव होगा। सो डायग्राम आपके सामने है। पहले ये डायग्राम देख लें आप कि एक गैमा रे फोटोन। अच्छा, गैमा रेज के बारे में आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके पास 7 फैमिलीज हैं, 7 ग्रुप हैं। उनमें जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी रेडिएशंस हैं वो गैमा रेज होती हैं। गैमा रेज से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेज नहीं होती। सो गैमा रे फोटोन हाई एनर्जी फोटोन है। जब वो एक हैवी न्यूक्लियस के फील्ड से पास करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में। और आपने ये चीज़ नोट करनी है कि ये दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो इनके मैसेज इक्वल हैं, इनकी वेलोसिटीज भी इक्वल होंगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनका जो मोमेंटम है, टोटल फाइनल मोमेंटम, वो जीरो रहेगा। दैट मीन्स कि टोटल इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। इसी की सिमिलर डायग्राम जो है वो यहाँ पे भी गिवन है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एक हाई एनर्जी फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन, और ये एक हैवी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और एज अ रिजल्ट आपको दो पार्टिकल मिल रहे हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो जितना एंगल पॉजिट्रॉन का बन रहा है इस रेफरेंस एक्सेस के साथ, उतना ही इलेक्ट्रॉन का ये एंगल बन रहा है, और इनको इक्वली काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी अगर आपके इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई तो। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, वाई प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज कंपल्सरी। यहां पे जिक्र हुआ कि ये गैमा रे फोटोन इंटरेक्ट करेगा या पास करेगा नियर बाय अ हैवी न्यूक्लियस। तो वो हैवी न्यूक्लियस का होना कंपल्सरी क्यों है, क्यों जरूरी है? तो इसमें मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। एक तो टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। मेन रीजन यही है कि लीनियर मोमेंटम को अगर आप कंजर्व रखना चाहते हैं तो न्यूक्लियस यहाँ पे रिकॉइल करेगा, बहुत थोड़ी एनर्जी लेगा। एज अ रिजल्ट ये न्यूक्लियस जो है वो रिकॉइल करेगा, ताकि टोटल इनिशियल मोमेंटम भी जीरो रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल फाइनल मोमेंटम जीरो है यहाँ पे। इस केस में जितना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के पास है उतना ही मोमेंटम पॉजिट्रॉन के पास है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट नेट मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्योंकि जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इसे होल्ड करना चाहिए। सो यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह ये होल्ड करता है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो है और टोटल फाइनल मोमेंटम भी जीरो है। फाइनल मोमेंटम की तो समझ आ रही है, इनिशियल मोमेंटम किस तरह जीरो है? तो फोटोन का मोमेंटम है फॉरवर्ड, न्यूक्लियस मस्ट रिकॉइल।
जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, एग्जांपल देता हूं मैं, न्यूटन थर्ड लॉ आपने पढ़ा था, एक गन और बुलेट की एग्जांपल। तो जब हम फायर करते हैं तो बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है, उसका मोमेंटम आगे की तरफ, और इसी तरह गन रिकॉइल करती है, गन बैकवर्ड पुश करती है, ऑल्दो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी बहुत कम होती है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इस केस में इस न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है, एज अ रिजल्ट इसकी रिकॉइल वेलोसिटी बहुत कम होगी, बट इसका मोमेंटम और इस फोटोन का मोमेंटम इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में अपोजिट होगा डायरेक्शन में। एज अ रिजल्ट नेट इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा स्टूडेंट्स? जीरो रहेगा, और नेट फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहेगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां होल्ड करेगा, वैलिड रहेगा, और मोमेंटम को ही कंजर्व रखने के लिए हैवी न्यूक्लियस का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह हम बात करते हैं पेयर प्रोडक्शन अकर होती है जब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक हैवी न्यूक्लियस का जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स होने चाहिए, उसका फील्ड सराउंडिंग रीजन में एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि फोटोन वहां से पास करे तो उसका मोमेंटम कंजर्व रह सके। एज अ रिजल्ट एक हैवी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का होना बहुत जरूरी है। सो ये तो रीजन थी कि एक हैवी न्यूक्लियस का होना यानी थर्ड पार्टिकल का होना यहाँ पे जरूरी है। तो नेक्स्ट मैंने नोट लिखा कि पेयर प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, पेयर प्रोडक्शन को आप मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? कि देखिए, आप एनर्जी से मैटर क्रिएट कर रहे हैं, तो आइंस्टाइन ने भी यही एक्सप्लेनेशन दी थी कि आप एनर्जी से क्या कर सकते हैं? मैटर क्रिएट कर सकते हैं। सो मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का ये एक बेस्ट एग्जांपल या एक्सपेरिमेंट है। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड चलते हैं, कौन से कंजर्वेशन लॉज यहां ओबे होते हैं? तो स्टूडेंट्स, पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं। ऑल्दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस तरह ओवे हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये है कि आप इस यूनिवर्स में ना चार्ज क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट यहां पे अगर एक इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन हुई तो साथ उसका एंटी पार्टिकल भी मौजूद है, और वो भी उसी एक्सपेरिमेंट में साथ ही बना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिंगल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाए या कोई और पार्टिकल क्रिएट हो जाए, नहीं, जब भी कोई पार्टिकल क्रिएट होगा हमेशा उसका साथ एंटी पार्टिकल भी आएगा, ताकि नेट चार्ज क्या रहना चाहिए? इस प्रोसेस में जीरो रहना चाहिए। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं इस यूनिवर्स में कोई चार्ज ऐड नहीं हुआ, क्रिएट नहीं हुआ, ना डिस्ट्रॉय हुआ। सो एक चार्ज अगर क्रिएट हुआ तो उस साथ ही उसका एंटी चार्ज या एंटी पार्टिकल भी साथ ही क्रिएट होना जरूरी है। तो चार्ज भी यहाँ पे कंजर्व रहेगा। इसी तरह हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने समझ लिया कि टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होने चाहिए, जो कि दोनों जीरो हैं। थर्ड पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस पेयर प्रोडक्शन का सिर्फ तब होता है जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एटलीस्ट 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ऐसा क्यों है? तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी एनर्जी की। देखें, हमारे पास जो दो पार्टिकल बन रहे हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, तो इनकी रेस्ट मास एनर्जी निकालते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। सो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट्स इस एनर्जी को हम E नॉट से रिप्रेजेंट करते, और ये इक्वल है m नॉट सी स्क्वायर। m नॉट यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि मूविंग मास जो है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन के केस में। सो यहाँ पे हम बात करेंगे, m नॉट हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8। इसका हम लेंगे स्क्वायर और इसे डिवाइड करें। अच्छा, ये एनर्जी आपके पास आएगी जॉल में, सॉरी ये 31 था। ओके, ये एनर्जी आपके पास आएगी जॉल में। इसी तरह इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं कि इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो अब ये एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में आप जानते हैं कि एक स्मॉलर यूनिट एनर्जी का, बल्कि सबसे छोटा यूनिट एनर्जी का। सो यहां से जो एनर्जी आपके पास आएगी रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन के केस में, वो आपके पास स्टूडेंट्स आएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा 10⁻6 होता है +6। सो इसे सॉल्व करने पे ये रिजल्ट आया। तो दैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, बट यहाँ अकेला इलेक्ट्रॉन तो बन नहीं रहा, यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन हुई, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ उसका एंटी पार्टिकल भी वजूद में आया है।
सो हमें उसकी भी रेस्ट मास एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों पार्टिकल का मास सेम है, तो दोनों पार्टिकल की एनर्जी भी क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी। सो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन के लिए भी इतना ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि पेयर प्रोडक्शन हुई है, दोनों पार्टिकल क्रिएट हुए, तो टोटल कितनी एनर्जी होनी चाहिए इस फोटोन के अंदर ताकि ये कन्वर्ट हो सके किसमें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। तो उसके लिए हम देखते हैं टोटल एनर्जी या टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शन। अगर आप इन दोनों को क्रिएट करना चाहते हैं तो उनके लिए टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों एनर्जीज को आप ऐड कर लें, तो ऐड करने पे आपके पास जो वैल्यू आएगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस विल बी द टोटल एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द पेयर प्रोडक्शन। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि इससे कम एनर्जी पे पेयर प्रोडक्शन नहीं होता। हाँ, इतनी एनर्जी हो तो पेयर प्रोडक्शन जरूर होगा, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। उसकी क्या वजह है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें तो मैंने इस डायग्राम में जो एनर्जी की वैल्यू लिखी वो ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच एफ स्टूडेंट्स एनर्जी होती है, इसको एच एफ लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं, न्यू भी फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल यूज होता है। सो ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर होगी तो देन आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, प्रोडक्शन वैसे 1.02 पे हो सकती है, बट ग्रेटर देन दैट एनर्जी अगर आप यूज करेंगे तो चांसेस और प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी पेयर प्रोडक्शन की। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन स्टूडेंट्स कितनी आई हमारे पास, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम देखते हैं कि अगर एनर्जी इससे भी ज्यादा हो तो क्या होगा। तो फिर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो भी एनर्जी है उसे हम एच एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इज इक्वल टू, ये एनर्जी स्टूडेंट्स इक्वल आएगी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो अगर आपके पास इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो पेयर क्रिएट करने के लिए तो चाहिए हमें इतनी एनर्जी। तो सरप्लस एनर्जी जो है वो कहां जाएगी, वो उन्हीं पार्टिकल्स को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर भी क्रिएट होंगे और साथ उनको काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। सो इन दोनों पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगी, दैट डिपेंड कि इस फोटोन की एनर्जी कितना है। जितना ज्यादा इस फोटोन की एनर्जी उतना ज्यादा इन पार्टिकल्स को क्या मिलेगी, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सो ये याद रखना है आपने कि इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो एच एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन दैट इज 2m0 इंटू सी स्क्वायर। अब 2m0 इंटू सी स्क्वायर क्यों, तो देखें एक सिंगल पार्टिकल के लिए जो एनर्जी थी वो m0 इंटू सी स्क्वायर थी, क्योंकि दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल है, सेम मैस है उनका, आल्दो चार्ज अपोजिट है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, तो उनके लिए दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो डबल होगी, 2m0 इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। सो ये हमारा थीम था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कैन यू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी, कैन यू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी। तो आप इसका क्या आंसर करेंगे, तो इसका आंसर ये है कि वायलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। जब भी एक चार्ज क्रिएट होगा या इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा साथ उसका एंटी पार्टिकल लाजमी बनना चाहिए। इसी तरह
वैसे तो हम एनर्जी को मैटर मैस में चेंज कर सकते हैं, कोई भी पार्टिकल हम क्रिएट कर सकते हैं, बट साथ उसका एंटी पार्टिकल लाजमी बनेगा टू कंजर्व मोमेंटम टू कंजर्व चार्ज। ये दो लॉज आपने याद रखने हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम। अगर आप साइड बॉक्स पे देखें तो उसमें भी एक्सप्लेन किया होगा इसको। कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम। क्या वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन हो सकती है? आंसर इज नो। वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स? कि वैक्यूम कंटेन नथिंग, कोई हैवी न्यूक्लियस नहीं होगा वहां पे, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अवेलेबल ना होने की वजह से कभी भी कोई गैमा रे फोटोन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किसमें? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में। तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि नहीं, नो, कैन पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। पेयर प्रोडक्शन के लिए हमारे पास हैवी न्यूक्लियस का होना बहुत जरूरी है। सो वैक्यूम के अंदर वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। और लास्ट पॉइंट देख लें कि पेयर प्रोडक्शन कैन अकर फॉर एनी पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। आप पेयर प्रोडक्शन किसी भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एनिहिलेशन ऑफ मैटर देखेंगे कि इस प्रोसेस का रिवर्स भी एग्जिस्ट करता है।